जफर पराचा साहब, आप यकीनन मईशत पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं और इकोनॉमिक कंडीशंस को भी आप स्टडी करते रहते हैं। आपकी नज़र में को विजन नज़र आ रहा है आपको हुकूमत का बेरोज़गारी गुर्बत ख़त्म करने के लिए इस बजट के ज़रिए, या आप समझते हैं कि ये बजट बेसिकली एक डिक्टेशन था जो हमने IMF से लिया है, अवाम पे बोझ डाल दिया है, अब अवाम जाने उनका काम जाने, हुकूमत अपनी शाह खर्चियाँ कम नहीं करेगी, वैसे ही हुकूमत चलती रहेगी, अपने बजट में इजाफा होगा, 21-21 लाख की तनख्वाहें होंगी, गरीब जाए तेल लेने। योर व्यूज ऑन इट पराचा साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब, शुक्रिया आपका। देखिए, बात यह है कि ये जो बजट है सख्त बजट है, इसमें कोई शक नहीं है, और आधा IMF का है और आधा इशराफिया का है। यानी कि हाफ बजट IMF और हाफ बजट इशराफिया। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले काफी अरसे से हुकूमत ने जो सख्त फैसले करने होते हैं वो IMF का शोल्डर इस्तेमाल करते हैं, और जहां आवाम को रिलीफ देना होता है तो वहां पे भी वो IMF को इस्तेमाल करते हैं, और जहां खुद रिलीफ लेना होता है तो वहां IMF कहीं नजर नहीं आता। यानी कि ना हुकूमत की तरफ से और ना IMF की तरफ से कोई कंडीशन लगाई जाती है कि जो आप इशराफिया को जो छूट दे रहे हैं या मराहत दे रहे हैं उसके ऊपर। देखिए, एज पर UNDP रिपोर्ट तकरीबन $18 बिलियन की सालाना हम सब्सिडी देते हैं। मैं फिगर्स में तो डॉक्टर साहब के सामने इतना माहिर नहीं हूँ, डॉक्टर साहब माशाल्लाह खुद एक अथॉरिटी है, तो मैं तो सादी सी बात करना चाहूँगा कि ये जो इशराफिया का मसला है और जो छूटें दी हुई हैं उसको हमें देखना है। अब जैसे हमारे दोस्त जो ये बात कर रहे थे मियाँ साहब, उमैर साहब जी सर, कि ठीक है, आम किसान को तो प्रॉब्लम होगी, छोटे काश्तकार को, लेकिन जो बड़े काश्तकार लैंडलॉर्ड्स हैं उनसे भी हमें बड़े अदब से कहना है कि भाई आप टैक्स दें, क्योंकि हमारा GDP का 23% है ज़राअत का शोबा तकरीबन, और उनके मेरी मालूमात के मुताबिक सिर्फ ₹1 अरब टैक्स आया है। इसी तरह जो हमारे रिटेलर्स हैं, दुकानदार हैं, तो वो GDP का तकरीबन 18% है और 35-36 अरब रुपया उनसे टैक्स आया है। सारा बोझ डाल दिया गया सैलरीड क्लास पे, उनसे तकरीबन 500 अरब रुपए की बात हो रही है। बाकी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स है, और फिर सोने पे सुहागा ये कि इनडायरेक्ट टैक्सेस, यानी कि अगर मेरे पे 1 करोड़ रुपया टैक्स लगता है और मैं नहीं देता तो मेरी जगह कम से कम 1 लाख मजदूर वो टैक्स देते हैं। तो बात हो रही थी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की, वो हमें कहीं नजर नहीं आई। कोई हमारे जो पार्लियामेंटेरियन, सियासतदान या और लोग, उन्होंने कोई मिसाल कायम नहीं की, कोई रोल मॉडल नहीं बनाया कि वो अज खुद अपनी मराहत को सरेंडर कर दें। ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया, और बल्कि कुछ दिन पहले उन्होंने 400-500 गुना अपनी मराहत बढ़ा ली, और पता नहीं हिडन कितनी चीजें उनको मिलती हैं जो हमें नहीं मालूम। यानी कि तरक्याती फंड, गैर तरक्याती फंड होना तो ये चाहिए कि जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनको कोई फंड नहीं मिलना चाहिए, उनका काम सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेशन होना चाहिए जो उनका काम है। परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में जो पावर नीचे तक वो ले गए थे नाज़मों की शक्ल में, नाज़मीन, टाउन नाज़िम, इलाका नाज़िम, उस वक्त हमने देखा कि MNAs और मिनिस्टर्स ने इस्तीफा दे के और वो लोग टाउन नाज़िम बन गए या सिटी नाज़िम, क्योंकि पावर नीचे आ गई थी, फंड्स नीचे आ गए थे। तो एक बात तो ये है। दूसरी बात, अहम बात जो मैं महसूस कर रहा हूँ ये 2-4-5 दिन या काफी अरसे से, कि हम लोगों को अपने राइट्स तो याद है, ड्यूटीज याद नहीं है। यानी कि हम सिर्फ हर बात का बर्डन हुकूमत के कंधों पर डालना चाहते हैं। अगर फसल का रेट कम हो गया तो हुकूमत हमें दे पैसे, बढ़ गया तो वो हमारे थे, या मैं कारोबार करता हूँ, अगर मुझे प्रॉफिट हो गया तो ठीक है, नहीं हो गया तो हुकूमत, और सब हमको बैसाखियों से बाहर। बिल्कुल ठीक, आप सही कह रहे हैं सर, हम बैसाखियों से बाहर नहीं आएंगे। पाकिस्तान की हुकूमत काफी वक्त से कह रही है टैक्स नेट बढ़ाना होगा, सबको टैक्स देना होगा, नॉन फाइलर खत्म करने होंगे, और पाकिस्तानी टैक्स देना भी चाहते हैं, पर वो ये सवाल करते हैं कि टैक्स के बदले हमें क्या मिलेगा? क्या हमें तालीम की सहूलत मिलेगी, सेहत की सहूलत मिलेगी, सिक्योरिटी मिलेगी, बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा या नहीं?
तो जवाब यही आता है कि मिलेगा आने वाले दिनों में, फिलहाल तो नजर नहीं आ रहा है। ये वो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी ज्यादा टैक्स देने में इंटरेस्टेड नजर नहीं आते हैं। लेकिन हम ये जानते हैं कि टैक्स का टारगेट बढ़ा दिया गया है। पिछले साल 12,000 का टैक्स टारगेट अचीव नहीं हुआ, इस साल 14,000 का टैक्स टारगेट दे दिया गया है। वो कैसे अचीव होगा, बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल रखना चाहता हूं अपने मेहमानों के सामने। मेरे साथ जफर पराशा साहब भी हैं, उमैर मसूद साहब भी हैं। मैं एग्जाम्पल ये रखना चाहता हूं आप दोनों मेहमानों के सामने सर, कि पाकिस्तान की अदलिया को देखिए सर। हम दुनिया में 129 नंबर पे आते हैं, अफगानिस्तान के बराबर हैं। हमारे साथ अफगानिस्तान लगता है निजाम अदल में भारत कोई 70वें नंबर के करीब है। हमारे यहां कोई भी केस हो, आम आदमी को मालूम है 20 साल तो लगेंगे धक्के खाने में। जजों की तनख्वाहें माशाल्लाह से मोअज़्ज़िज़ जजों की तनख्वाहें 20 लाख रुपए क्रॉस कर चुकी है सर। हमने सुप्रीम कोर्ट के बजट में 46% इजाफा किया है, 6 अरब 64 करोड़ दिए हैं। हमने जुडिशल कमीशन के लिए बजट एलोकेट किया है 50 करोड़ का। वजारत कानून के तरक्याती बजट के अंदर हमने 55% इजाफा किया, 1 अरब 91 करोड़ रुपए। हम निजाम अदल के ऊपर अरबों रुपए पाकिस्तानी टैक्स पेयर का पैसा लगा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी टैक्स पेयर को उस निजाम अदल से मिल क्या रहा है, इसकी मिसाल भी आपको दे देता हूं। आज एक नोटिस लग गया, इमरान खान की सजा के खिलाफ अपील थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अदालत के बाहर एकदम से सुबह सुबह नोटिस लग जाता है, सारे साइलिन आते हैं सुबह सवेरे के, हमारा केस सुना जाएगा। कॉज लिस्ट कैंसिल हो गई है 3 दिन के लिए। वजह क्या है, जज साहब रुखसत पे चले गए हैं। और मैं अपने मौजूद मेहमानों को यही बताना चाहता हूं कि सर, अंग्रेज दौर में जब कानून बनाया गया था पाकिस्तान का, तो अंग्रेज जज हुआ करते थे, उनको गर्मी लगती थी, वो 2 महीने की छुट्टी पर चले जाते थे जून जुलाई में। आज तक हमारे पाकिस्तानी जज आ गए हैं, लेकिन उनको भी उतनी गर्मी लगती है, वो भी छुट्टियों पर जाते हैं, छुट्टियां कैंसिल नहीं होती हैं। चाहे 25 लाख पेंडिंग केसेस पड़े रहें, खत्म नहीं होने वाले हैं। 26वीं 27वीं 28वीं आईनी तरमीम आ जाएगी, लेकिन एक आम आदमी को रिलीफ नहीं मिलेगा, बड़े लोगों को रिलीफ बिल्कुल रोजाना मिलता रहेगा। यही सवाल मैं पहले पराचा साहब के सामने रखता हूं, क्योंकि वो मुस्कुरा भी रहे हैं। पराचा साहब, क्या पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स का पैसा जाया किया जाता है आपकी नजर में इस निजाम अदल के ऊपर, जो मेरा ओपिनियन है सर? वुड यू अग्री? देखिए जनाब, आपकी कहना बिल्कुल ठीक है और इस पर कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ जो है ना, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है। अगर हम बात करें दीवानी मुकदमों की, अगर आप सिविल कोर्ट में जाएं और सिविल जज अगर 10, 15, 20 साल में फैसला कर दे और उसके ऊपर अपील दर अपील, यानी कि 7-8 अपीलों के बाद आप सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं और पता लगता है कि वो जो सिविल जज साहब थे उन्होंने फैसला गलत किया, लेकिन उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। भाई अगर उन्होंने फैसला गलत किया तो उनको क्या सजा दी जाए इस 20-30 साल की। अभी पिछले दिनों मैं अखबार में पढ़ रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक साहब को बेगुनाह करार दिया और पता लगा वो 8-10 साल पहले उनके वो बेचारों की मौत वाक़ हो गई है। ठीक है जी, तो ये तो हालत है। फिर उसके बाद जो फैसला होता है लोअर कोर्ट से, सिविल कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट अपील, सुप्रीम कोर्ट अपील, उसमें एक ही केस में मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ उसमें ऑर्डर आते हैं, यानी कि एक 120 के एंगल पे इधर और एक 180 के एंगल पे इधर, और उनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और वो सारा जो है ना एक माफिया है, वकला का और जजेस का मिलजुल के हो रहा है काम। और आपने जो बात की कि अभी वो जजेस को गर्मी लगती थी, अंग्रेजों को वो चले जाते थे, बात ठीक है, लेकिन वो जो कवानीन थे वो हम गुलाम कौम को कंट्रोल करने के लिए थे। तो आज तक हमारे यहाँ कोई रिफॉर्म नहीं आई। जैसे आप कह रहे हैं आज तक गुलामी चल रही है, आप ये कह रहे हैं इंटरनली गुलामी चल रही है कानून के निजाम में? बिल्कुल ऐसे ही है।